साथियों नमस्कार, मैं रोहित मुकुल प्रगति पथ चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए हम लोग एक बेहतरीन क्लास की ओर ले चलते हैं। हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का 9वां क्लास पढ़ रहे हैं। पलासी का युद्ध आज हम लोग देखेंगे। कहा जाता है कि भारत के इतिहास में पलासी का युद्ध एक बहुत बड़ा मायने रखता है और यह एक टर्निंग पॉइंट था। यह युद्ध नहीं बल्कि एक षड्यंत्र था जो रॉबर्ट क्लाइव की द्वारा रचा गया था 1757 में। 23 जून 1757 को यह घटना होता है बंगाल में। आइए हम लोग डिटेल देखते हैं। पलासी का युद्ध देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि इससे 100 साल पहले लगभग बंगाल में क्या चल रहा था, शासन व्यवस्था हैं कि बंगाल में शासन व्यवस्था के रूप में क्या चल रहा था। तो यह जो क्षेत्र है आपका बंगाल का क्षेत्र था। यह जो क्षेत्र है बंगाल का क्षेत्र था। सबसे पहले 1651 में हुगली में क्या होता है, शाइस्ता खां के परमिशन से व्यापारी कोठी अंग्रेजों के द्वारा खोला जाता है। शाइस्ता खां के परमिशन लेकर के और हुगली में अंग्रेजी व्यापारी कोठी खोली जाती है। बंगाल में पहला हुगली में खोला जाता है। उससे पहले तो अंग्रेज सूरत में खोलबे किए थे 1608 में, यहाँ मसूलीपट्टनम में है ये था। लेकिन बंगाल में जो पहली कोठी की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा हुई है तो 1651 में हुगली में हुई है। उसके बाद कासिम बाजार वगैरह जो आसपास के एरिया था बंगाल में धीरे धीरे फैल जाते हैं। लेकिन उस समय परमिशन किससे लिए थे, तो शाइस्ता का एक सूबेदार था बंगाल का, उसी से लेकर किया जाता है। उसके बाद एक समय आता है 1698, बंगाल का नवाब अजीमुन शान रहते हैं। उन्होंने 3 गांव की जागीरदारी अंग्रेजों को दे देते हैं। अजीमुन शान के द्वारा 3 गांव की जागीरदारी दे दी जाती है, जिसमें कलिकत्ता, गोविंदपुर और सूतानाती। कलिकत्ता, गोविंदपुर और सूतानाती, ये 3 गांव रहता है। कलिकत्ता में ही अंग्रेजों ने 1658 में जब मिलता है तो 2 साल बाद यानी 1700 में एक किले का निर्माण करवाता है, जिस किले का नाम रहता है फोर्ट विलियम। कलिकत्ता के में ही फोर्ट विलियम किला बनता है और उसके आसपास जो शहर बसता है उसको कलकत्ता कहा जाता है। तो ये अजीमुन शान के द्वारा दिया जाता है, शान के द्वारा। और 1651 में जो शाइस्ता खां के परमिशन से हुगली में स्थापित किया था। 1700 में आप जानिए गए फोर्ट विलियम किला बनता है। उसके बाद होता क्या है कि 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और कहा जाता है कि उसके बाद जो भी मुगल बादशाह आए औरंगजेब के बाद वो अयोग्य थे पूरी तरह से। यानी कि भारत का जो शासन व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ मद्रास, यहाँ बंगाल और ये सूरत वगैरह तक कवर हो रहा था। औरंगजेब के बाद पूरी तरह से शासन व्यवस्था उनके नियंत्रण से, जो आगे आने वाले बादशाह हैं उनके नियंत्रण से बाहर होता गया। और बाकी क्षेत्रीय सूबेदार थे या जो भी शासक छोटे स्तर पर थे वो अपने आप को स्वतंत्र मानने लगे थे, अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र मानने लगे। निर्णय जो भी था खुद से लेने लगे और अपने आप को मुगल बादशाह से रिश्ता जो है, जो भी यहाँ से कर वगैरह जा रहा था वो भी देना धीरे धीरे बंद कर दिए। और मुगल बादशाह जो भी बाद में आए हैं, चाहे रंगीला बादशाह हो या फर्रुखसियर हो या मोहम्मद शाह, जो भी हो, लगभग 10-11 गो बादशाह आते हैं औरंगजेब के बाद भी। उन लोग में उतना क्षमता नहीं था कि वह जा करके और उन लोगों से कर को वसूले, उस तरह से उनके अंदर क्षमता नहीं था। तो होता क्या है कि 1707 में जब मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, उसके पश्चात
वहां का शासक जो रहते हैं मुर्शिद कुली खां रहते हैं। वो अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र शासक मानने लगते हैं और कहा जाता है बंगाल में स्वतंत्र बंगाल की स्थापना जो मुर्शिद कुली खां के द्वारा ही किया गया है। मुर्शिद कुली खां बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां इन्होंने केवल स्थापना ही नहीं किया, जो भी बहुत सारे परिवर्तन सेल्फ जो है कि निर्णय भी लेने की क्षमता इनके पास था। जैसे पहले जो राजधानी था ढाका था, बंगाल की राजधानी ढाका था, ढाका से स्थानांतरित करके अपने नाम पर एक शहर बसाया था मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद को राजधानी बना दिया। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से कहाँ कर दिए, मुर्शिदाबाद को बना दिए। यहाँ तक कहा जाता है खालसा भूमि में भी काफी वृद्धि किए। इजारा व्यवस्था जो था पहली बार इन्होंने ही लागू किया था। इजारा व्यवस्था एक तरह से ठीका कह सकते हैं कि जो भी था कि एक लोगों को कुछ गांव या कुछ क्षेत्र को दे दिया जाता था कि वहां से कर वसूल करके और वो ला करके सूबेदार को यहाँ पहुंचाएंगे, राजा को पहुंचाएंगे। ये व्यवस्था जो था इजारा व्यवस्था कहलाता था। या खालसा भूमि क्या है, तो खालसा भूमि जो राजकीय कोष में डायरेक्ट आता था टैक्स, उसे खालसा भूमि कहा जाता था। तो ये खालसा भूमि में भी काफी वृद्धि किए हुए हैं। 1715 एक समय आता है जो ब्रिटेन से जॉन सरमन के नेतृत्व में मिशन चला था, जिसमें हैमिल्टन और ख्वाजा सेहुर्द भी थे। हैमिल्टन जो था सर्जन था और ख्वाजा सेहुर्द द्विभाषीय था। उस समय बादशाह फर्रुखसियर थे। फर्रुखसियर एक प्राण घातक बीमारी से पूरी तरह से परेशान थे। कहा जाता है कि फोड़ा चेचक जो है हो गया था और ये पूरी तरह से मरने के कगार पर थे। उसी समय हैमिल्टन क्या करता है कि उस फोड़ा को चीर करके और ठीक कर देता है और उनका प्राण बच जाता है, जिससे खुश होकर के फर्रुखसियर क्या करते हैं, अंग्रेजी कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एक मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र दे देते हैं, जिसमें बंगाल में मात्र 3000 रुपया में कर मुक्त व्यापार। उस समय बंगाल जो था आपको बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों संयुक्त था और ये बिहार उड़ीसा सब शामिल था। तो 3000 रुपया में वो क्षेत्र को कर मुक्त व्यापार, और कहते कि फोर्ट विलियम के आसपास जो भी शहर है उसको किराए पर भी ले सकते हैं। यही नहीं, सूरत को 10,000 में कर मुक्त व्यापार के लिए उन्होंने दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। मुंबई में जो टकसाल में नोट बन रहा था चांदी और तांबा के, उसको मुगल शासन में मान्यता दे दिए। तो एक पूरी तरह से अंग्रेजों का बल्ले बल्ले हो गया। किसके शासनकाल में? 1715 में फर्रुखसियर के शासनकाल में। यहाँ पर काफी अंग्रेज मजबूत हो जाते हैं। और देखिएगा तो आगे 1727 में होता क्या है कि मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु होने के बाद अगला जो उत्तराधिकारी बनते हैं सुजाउद्दीन बनते हैं और इनकी भी मृत्यु 1739 में हो जाती है। सुजाउद्दीन के समय ही उड़ीसा भी 1719 में और 1733 में बिहार भी बंगाल के अधिकार में आ गया था। ये 1719 में उड़ीसा और 1733 में बिहार को भी बंगाल के अधीन माने जाना लगा था। उसके बाद 1739 में जब सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो उनका लड़का सरफराज जो रहता है वो शासक बनता है। 1739 में सरफराज शासक बनता है, लेकिन यहाँ पर एक टर्निंग आएगा। 1733 में जब बिहार बंगाल का हिस्सा में शामिल हो जाता है तो बंगाल का सूबेदार जो रहते हैं, जो
लगान वगैरह तसीलने का काम करते हैं, उनका नाम था अली वर्दी खां। बिहार से कौन रहते हैं सूबेदार? अली वर्दी खां। याद रखिएगा, अली वर्दी खां काफी योग्य थे, और जब बिहार बंगाल का हिस्सा हो गया, एक पार्ट माने जाने लगा, तो सरफराज को देखे कि उस तरह से योग्य नहीं है, और ये गद्दी पर बैठने के लिए अपने आप को, यानी नवाब बनने के लिए ख्वाब देखने लगे, और किए वैसा भी। तुरंत 1740 में सरफराज की हत्या करा देते हैं। सरफराज की हत्या हो जाती है और बंगाल की नवाब कौन हो जाते हैं? 1740 में अली वर्दी खां। बंगाल का नवाब अली वर्दी खां हो जाते हैं। अली वर्दी खां, अली वर्दी खां हो जाते हैं। कब? 1740 में। 1740 में ये तो, और एक धोखे के तहत नवाब बनते हैं, तो इनको डर भी था कि शायद हमको कोई विरोध न करने लगे, इसलिए क्या करते हैं, उस समय तत्कालीन जो केंद्रीय सत्ता में मुगल बादशाह को मिला लेते हैं 2 करोड़ नजराना दे करके। उस समय रंगीला बादशाह, जो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है, उनके यहाँ 2 करोड़ का नजराना विदा करते हैं और कहते हैं कि हमें लीगल रूप से क्या करिए, बंगाल का नवाब बना दीजिए। रंगीला बादशाह खुश होकर के बना देता है, लेकिन इनके काल में अली वर्दी खां 1740 में जब बनता है, तो आप देखिएगा यूरोप में युद्ध जो है चालू हो जाता है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध भले 46 में, लेकिन वहां तो 40 में चालू हो गया था, यहाँ 46 से 48 तक चला है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी चला है, तो इनके शासनकाल में कर्नाटक युद्ध चल रहा था, इसलिए पूरी तरह से फ्रांस और ब्रिटेन आपस में लड़ रहा था, और बंगाल के नवाब पूरी तरह से एकदम सिक्योर फील कर रहे थे। आगे देखा जाए तो मराठा जो है, इन पर बंगाल पर आक्रमण करते हैं, और मराठा जहां भी क्षेत्र को जीतते थे वहां पर चौथ कर लगा देते थे, यानी कि पूरी आय का 1/4 देना होता था, उसी चौथ कर कहा जाता था। तो मराठों से ये पूरी तरह से तंग थे, लेकिन चौथ कर लगाया गया था इनके ऊपर भी, बंगाल पर भी लगाया गया था। लेकिन होता क्या है कि 1740 के बाद 1756 में एक घटना घटती है। देखिएगा तो 1756 में घटना क्या घटती है, जरा मैं मिटा देता हूं। 1740 में गद्दी पर बैठते हैं, और 1756 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और कहा जाता है कि इनका अली वर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं था, जो अगला उत्तराधिकारी बने। अगला उत्तराधिकारी बनने के लिए कोई संतान होता था, पहले राजा महाराजा का जो भी संतान होता था वही उत्तराधिकारी बनता था। यहाँ मात्र 3 बेटी ही इनकी थी। अली वर्दी खां का मात्र 3 बेटी ही थी, और तीनों बेटी का शादी हो गया था। पहली बेटी का पूर्णिया में, जिसका लड़का शौकत जंग, दूसरी बेटी पटना में, जिसका लड़का सिराजुद्दौला, और तीसरी बेटी ढाका में शादी हुआ था, जिसे घसीटी बेगम के नाम से जानते हैं, उसका कोई लड़का नहीं था। ये तीनों आपस में क्या करते हैं, अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बनने का ख्वाब देखने लगते हैं। लेकिन सबसे प्रिय जो था अली वर्दी खां का, सिराजुद्दौला था, इसीलिए बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला 1756 में बन जाता है। आइए देखते हैं 3 दावेदार। पहली बेटी की शादी जो हुई थी पूर्णिया,
इसका लड़का शौकत जंग, दूसरी पटना सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, और तीसरी का शादी होता है ढाका में। इसका कोई लड़का नहीं, घसीटी बेगम ये मौसी रहती है किसकी, ये दोनों के मौसी न लगेगी। हाँ, तो सिराजुद्दौला क्या बन जाता है, बंगाल का नवाब बन जाता है। कब, अपना नाना की मृत्यु के बाद 1756 में। यह 1756 वह का पीरियड है जब तृतीय कर्नाटक युद्ध प्रारंभ था, और कहा जाता है कि 7 वर्षों के लिए यूरोप में युद्ध चला था प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस भी आपस में लड़ रहे थे, तो यहाँ भी लड़ रहे थे। जब जब वहाँ यूरोप में लड़ाई होता था तो भारत में भी ये कंपनियां आपस में लड़ती थी। तो 1756 में होता क्या है कि तीसरा कर्नाटक युद्ध के लिए दोनों देश की कंपनियां तैयारी कर रही थी, और उसी समय यह फाइनल था कि आगे जो है कौन सी कंपनी भारत में शासन करेगी। फ्रांसीसी जो थे पूरी तरह से मजबूत था। डुप्ले का आप लोग देखे ही हैं कि डुप्ले पूरी तरह से काफी युद्ध में निपुण था और किसी को कूटनीति तरीके से भी मिला लेता था। इसलिए अंग्रेज जो थे काफी सतर्क थे और युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहे थे। कहा जाता है कि 1756 में वह कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम था उसकी सुरक्षा के लिए उसके ऊपर तोपों को लगाने लगे थे। और कलकत्ता जो फोर्ट विलियम आता है किसके नवाब अब बन गए हैं, कौन, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला नवाब बन गए हैं तो इनको अच्छा नहीं लगा, अपने क्षेत्र में ये सब बिना परमिशन के होते हुए अच्छा नहीं लगा, जिसको सिराजुद्दौला रोकता है कि ये सब मत लगाइए यहाँ पर। लेकिन वो लोग मानते नहीं थे, वो तो जानते हैं कि युद्ध करना है, मानते नहीं है। तो जब नवाब की बात को अवहेलना किया जाता है तो इसको बुरा लगता है और कुछ सैनिकों को ले जाकर जाता है और क्या करता है, हमला कर देता है और वहाँ से फोर्ट विलियम से अंग्रेजों को भगा देता है और बंगाल में जो भी क्षेत्र वगैरह थे वहाँ से भगा देता है। अंग्रेज भाग करके फुल्टा नामक द्वीप पर चले जाते हैं। तो ये जो घटना घटता है 15 जून 1756 को होता है। आइए हम लोग देखते हैं। फोर्ट विलियम का किलेबंदी हो रहा था। फोर्ट विलियम किले का क्या हो रहा था, उसके ऊपर तोपे चढ़ाया जा रहा था। तो और इसी के लिए सिराजुद्दौला मना करता है, ये लोग नहीं मानते हैं तो क्या करता है, हमला बोल देता है। कितना तारीख को, तो ये आपको बोलता है 15 जून 1756 और सबको खदेड़ करके अंग्रेजों को भगा देता है। और फिर कहा जाता है कि इस पर एक आरोप लगाया गया था ब्लैक होल की घटना का। कहा जाता है कि सिराजुद्दौला जो था 20 जून को 1756 को, यानी 15 जून को फोर्ट विलियम से सबको हमला करके सब अंग्रेजों को भगाया और 20 जून को ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना क्या है, कहा जाता है कि 146 अंग्रेजों को मात्र एक कोठरी में 3 दिनों तक बंद कर दिया गया था, जिसमें कोई हवा आने जाने का साधन नहीं था। और उसमें से 3 दिन के बाद जब खोला जाता है तो 123 अंग्रेज का मृत्यु दम घुटने से हो गया था। मात्र 23 अंग्रेज बचे थे, जिसमें हेलाक उसमें बचा था 23 लोगों में से। वही जो है कि पूरा जोर जोर से पूरे अंग्रेजों से जाकर कहता है कि इस तरह का घटना घटा हुआ है। लेकिन
इस ब्लैक होल के घटना का कोई साक्ष्य मिलता नहीं है। कहा जाता है कि उसको बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, जो भी सच्चाई हो। लेकिन हेवलाक की बात को सुनकर जो भी तत्कालीन वाटसन थे अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी, या रॉबर्ट क्लाइव था, ये सब काफी आक्रोशित हो जाते हैं और बदला लेने के लिए उससे क्या करते हैं, षड्यंत्र रचने लगते हैं। और उस समय जब आते हैं, उस समय देखिएगा तो यहाँ मद्रास था, मद्रास में भी खतरा मंडरा रहा था, तृतीय कर्नाटक युद्ध का। यहाँ पांडिचेरी, ये सब जगह ऐसा था कि जो फ्रांसीसी और अंग्रेज हमेशा लड़ते रहते थे आपस में। तो वाटसन जो था यही मद्रास में था, वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव। ये दोनों समुद्री मार्ग से, बंगाल की खाड़ी से यहाँ कोलकाता पहुंचते हैं और कोलकाता कुछ सैनिक लेकर के आते हैं और ये फोर्ट विलियम पर क्या करते हैं, अधिकार कर लेते हैं। और अधिकार करने के बाद वो तो लड़ाई करने के मुंड में थे, लेकिन सिराजुद्दौला जो है देखता है कि अभी तो तत्काले हम 1756 में ही तो बने हैं और इतना विवाद करेंगे तो जो है हम टिक नहीं पाएंगे, इसलिए लड़ाई करने के मूड में नहीं था। कौन? सिराजुद्दौला। इसीलिए अलीनगर की संधि कर लेता है। हाँ, एक चीज बताना चाहेंगे, फोर्ट विलियम से जब भागाया था तो जो कलकत्ता शहर में ही है फोर्ट विलियम, तो कलकत्ता शहर का नाम बदल करके अलीनगर रख दिया था। कहा जाता है कि कलकत्ता जो है उस शहर का नाम अलीनगर रख दिया था और यहाँ पर एक प्रभारी नियुक्त किया था जिसका नाम था मणिकचंद प्रभारी। इनको अलीनगर का प्रभार दे करके और अपने कहाँ चला गया, राजधानी चला गया, मुर्शिदाबाद में चला गया। तो जो जब ये लोग आए अपना फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिए अंग्रेज, तो उस समय लड़ाई करने के मूड में थे सिराजुद्दौला से, लेकिन सिराजुद्दौला तत्काल अभी नवाब बनल था, इसलिए लड़ाई नहीं करता है और ये संधि कर लेता है। कहाँ की संधि? अलीनगर की संधि कर लेता है। और अलीनगर के संधि में कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इनसे जो दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग कर रहे थे उसे भी लागू करवा देते हैं। दस्तक प्रणाली जो था एक कूपन था जिसे व्यापार करने के लिए अनिवार्य था। यह दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग काफ़ी करते थे। चुंगी टैक्स वगैरह जो लिया जाता था, जो लोकल व्यापारी थे उनका भी अपने कूपन पर ही माल का आदान प्रदान करवा देते थे। जो भी बॉर्डर होता था उसे पार करा देते थे अपने दस्तक पर। तो दुरुपयोग कर रहे थे, उसे भी क्या किया ये लोग, संधि में लागू करवा दिया। इसके अलावा 1,20,000 का हर्जाना भी वसूला। तो इस तरह से अलीनगर की संधि हो जाती है। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही माइंड से तेज था, इसलिए वह कहता है कि अभी इतना बड़ा घटना ब्लैक होल के होल वाला हुआ है, सिराजुद्दौला को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, फिर कुछ कर सकता है। इसलिए इससे बदला लेने के लिए एक रणनीति अपनाता है और वह एक षड्यंत्र होता है जो कि हम लोग को आगे देखने के रूप में आएगा पलासी के युद्ध के बारे में। मैं इसे मिटा देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। दीवाना हो मैं तेरा दीवाना, दीवाना मैं तेरा दीवाना। आइए हम लोग देखते हैं। अब जो है यहां आपको रॉबर्ट क्लाइव जो है सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए षड्यंत्र रचता है और सिराजुद्दौला के जो भी मुख्य आदमी रहता है उसको अपने तरफ मिला लेता है। जैसे देखेंगे तो अलीनगर का प्रभारी किसके पास था? तो मणिकचंद के पास। जो प्रभारी था
मनिक चंद को मिला लिया था। एक अमीर चंद थे, उनको भी मिला लिया था। अमीर चंद जो थे, जगत सेठ, ये व्यापारी थे। अमीर चंद जो थे व्यापारी थे, जगत सेठ बैंकर, और एक ढाका वाला जो मौसिया थी घसीटी बेगम, उसको भी मिला लेता है। और कहा जाता है कि प्रमुख सेना नायक जो रहता है मीर जाफर, उसको ऑफर देता है कि आप हमारा सपोर्ट करिए, मैं आपको नवाब बंगाल का बना दूंगा। और लालच में आकर के मीर जाफर जो है रॉबर्ट क्लाइव की बात में आ जाता है और यह षड्यंत्र जो है पूरी तरह से सफल हो जाता है। जब आपका प्रमुख सेनापति ही दुश्मन की तरफ मिल जाएगा तो कभी भी आप युद्ध जीतिएगा, सपनों में नहीं जीतिएगा। यही होता है सिराजुद्दौला के साथ। मीर जाफर और एक सेना और रहता है राय दुर्लभ। ये इतने लोगों को अंग्रेज जो थे अपने तरफ मिला लिए थे। ये सब किसके लोग हैं? सिराजुद्दौला के लोग हैं। और ये सिराजुद्दौला के लोग जब अंग्रेज से मिल जाएंगे तो क्या होगा? तो कभी भी धोखा हो सकता है ना, अपने लोग पर लोग विश्वास करता है। सारे जो है कि युद्ध का प्लानिंग करने वाला सेनापति वही जो है कि मिला हुआ है, तब तो फिर कहना ही नहीं। ये जो है नवाब बनने का ख्वाब देखने लगा। और एक प्लान सेट होता है और कहा जाता है कि पलासी में यह दिन निश्चित किया जाता है कि पलासी के मैदान में 23 जून को 1757 को सुबह में युद्ध के लिए अंग्रेजी कंपनी आ जाती है और इधर से ये लोग भी जाता है। जब वहां पहुंचता है पलासी के मैदान में तो यही बोलता है, मीर जाफर ही कहता है सिराजुद्दौला से कि ये तो 100-150 की संख्या में भी नहीं है, मैं तो इसे 1 घंटे के अंदर समाप्त करके और विजय हासिल कर लूंगा। ऐसा करिए, जश्न की तैयारी करिए, जाइए आप महाराज। और सिराजुद्दौला को विदा कर देता है। और ये तो मिला हुआ था मीर जाफर, और यह सिराजुद्दौला को विदा करके और उनके पीछे पीछे अपने पुत्र को भी भेज देता है। और मीर जाफर का पुत्र ही जो है रास्ते में सिराजुद्दौला का हत्या कर देता है। सिराजुद्दौला का 2 अंगरक्षक थे, उस समय बचाना चाहते हैं सिराजुद्दौला को, लेकिन वो भी मारे जाते हैं, जिनका नाम है मीर मदान। मीर मदान और मोहनलाल। मीर मदान और मोहनलाल ये दोनों सिराजुद्दौला को बचाते बचाते मारे गए थे। अब हुआ क्या? हो गया पलासी का युद्ध समाप्त। यह युद्ध नहीं है, यह एक षड्यंत्र था जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा रचा गया था पूरी तरह से। रॉबर्ट क्लाइव नवाब तो बना देता है, लेकिन मीर जाफर को इस्तेमाल करता है अपने कठपुतली की तरह, इनको नचाता है। आगे देखिएगा तो एक अंग्रेजी रेजिमेंट इनके दरबार में रखता है, सारा जो गतिविधि है इनसे पता चलता है। अंग्रेजी रेजिमेंट जो रखता है वो रहता है स्क्रैप्टन। स्क्रैप्टन जो रहता है ये एक अंग्रेजी रेजिमेंट रहता है और ये सारी गतिविधियां बताते रहता है। इस तरह से कहा जाता है कि मीर जाफर पूरी तरह से उन लोगों को अधीन में काम कर रहा था, बहुत सारा क्षेत्र अंग्रेजों को दे देता है। और एक समय आएगा कि मीर जाफर को क्या करेगा,
गद्दी से हटा करके मीर कासिम को बना देगा, फिर मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को बैठा दिया जाता है। तो आइए हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेज जो भी थे एक कूटनीति तरीके से, आगे देखिएगा कि बक्सर के युद्ध में भी धीरे धीरे ये अपना पलड़ा जो है मजबूत करने लगते हैं, और व्यापारिक दृष्टिकोण से तो मजबूत हो ही जाते हैं, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, राजनीतिक और धार्मिक सामाजिक शोषण भारत पर करने लगते हैं, पूरी तरह से भारत को अपने कब्जे में ले लेंगे। आपको बक्सर के युद्ध होने के बाद पूरी तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप भारत में करने लगते हैं। तो हम लोग बने रहेंगे, और क्लास आपको अच्छा थोड़ा सा भी लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे क्लास को शेयर करिए। जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं आपके नज़र में दोस्त मित्र, उन तक पहुंचाइए वीडियो को। ये आपसे हाथ जोड़कर भाई लोग विनती है, पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।